चलिए लिखे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक, ठीक है। देखिए बोर्स मॉडल जो है, इससे पहले तक जो है एटम का मॉडल यहां तक क्लियर था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ओके, पर जो स्पेक्ट्रम आ रहा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, चाहे एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें कंटिन्यूअस लाइंस नहीं बन रहे थे, डिस्क्रीट लाइंस बन रहे थे। ये सब स्टोरी आप लोग 11th में ही पढ़े हो केमिस्ट्री में। डिस्क्रीट लाइन बन रहा था, इसका मतलब है कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। हर ऑर्बिट नहीं है पॉसिबल, मतलब ऑर्बिट क्वांटाइज्ड है। जैसे कुछ रेडियस है, उसके बाद अगला रेडियस जो है कुछ फिक्स है, ये नहीं कि उसके बीच में कुछ भी रेडियस में घूम जाएगा। तो इस पजल को सॉल्व किया बोर्ड ने कि कहां से ऐसा आ रहा है, और बोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया, उससे बहुत हद तक जो है वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। हाँ बहुत नहीं, और उसमें माइन्यूट चीज है, ऑर्बिटल का भी रोल आ जाता था, ठीक है, तो वो सब आगे का चीज है। अभी के लिए बोर्ड मॉडल में ये है कि उसने उस पजल को सॉल्व किया बोर्ड ने, कि भाई डिस्क्रीट लाइंस क्यों आ रहे हैं। उसका वो रीजन था कि डिस्क्रीट ऑर्बिट ही है, ठीक है। तो हम लोग बोर मॉडल में यहां तक जो है ये जब ई न्यूक्लियस है, और इसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है आर रेडियस में, मास एम, चार्ज माइनस ई, और ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। यहां तक था जहां तक हम लोग मास न्यूक्लियस जो है बहुत लार्ज ले रहे थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक, ये हमारा एक एजम्पशन था। और दूसरा, न्यूटन न्यूटन न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से यहां तक हम लोग पहुंचे हैं कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव है 1/4πε0 जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स। और ये फोर्स आया कहां से, जो इसके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके डिफरेंशिएशन से। फोर्स कहां से आता है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंशिएशन से। ये फोर्स किसके इक्वल है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये था पहला एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। तो ये पहला इक्वेशन बन रहा है, यानी 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन रहा है। बोर्स मॉडल में स्पेशली फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिजल्ट तो यार होना ही चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड क्या रिजल्ट बनता है ये देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये फोर्स है। अब एक मॉडिफिकेशन ये आ जाता है क्वेश्चन में कि इफ u एज फंक्शन ऑफ r इज गिवन, कुछ अलग फंक्शन दिया हुआ है अदर देन दिस, u इक्वल टू क्या होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स, ये होता है 1/4πε0 q1 q2 बाय r। इसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है। अब अगर इससे अलग दिया है, इससे कुछ अलग दिया यू आर के टर्म में, भर भर के क्वेश्चन है ऐसा, 2021 एडवांस में है, 24 एडवांस में है, ठीक है, मेंस वगैरह में आया है, हर जगह नीट वगैरह में भी आता है। फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। बस पहला स्टेप क्या करना है, फोर्स किसी आर पे होगा माइनस डी यू बाय डी आर ले लीजिए और उसका मोड कर दीजिए, ठीक है, माइनस टू।
तो पहला स्टेप ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अगर इसके बजाय कुछ और दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्स यहां से निकल जाएगा, और ये फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, और ओमेगा इक्वल टू दिस पावर हाफ। ठीक है, यानी ओमेगा जो है प्रोपोर्शनल टू आर पावर -3/2, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2। क्यों बताओ, ओमेगा आर पावर -3/2, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, और यही सेम चीज रिजल्ट मिलता है, सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड इन ग्रेविटेशन। होना ही है, वहां पर भी तो यही फिजिक्स लगता है। वहां पे भी क्या लगता है, Gm1m2/m/r² इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से ओमेगा मिल गया √Gm/r³, यहां से टाइम पीरियड मिल गया 2π√r³/Gm, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2। सेम तो है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन, दैट इज फोर्स। यही है ना, ग्रेविटेशन में भी यही है। Gm1m2/r², यहां 1/4πε0 Q1 Q2/r², इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इनवर्स स्क्वायर फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो वही सेम रिजल्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। एम छूट गया है कहां पे, अच्छा जेड स्क्वायर बाय एम, हाँ एम यहां आई का आ जाएगा, एम आ जाएगा, सॉरी, और क्यों। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये पहला रिजल्ट, यानी इसको देख के बता चल रहा है, इफ एनी वैल्यू ऑफ आर इज पॉसिबल, अगर किसी भी रेडियस में घूम रहा है, सो एज ओमेगा। यहां देख लो एक्सप्रेशन, अगर आर का कोई वैल्यू डाल दो तो ओमेगा का भी उसी हिसाब से वैल्यू मिलेगा, कंटिन्यूअस वैल्यू मिलेगा, डिस्क्रीट नहीं मिलेगा, क्वांटाइज नहीं मिलेगा। लेकिन अब आ जाता है बोर्स का रोल। बोर ने आर को ही क्वांटाइज कर दिया था। रेडियस अगर क्वांटाइज है, इफ आर इज क्वांटाइज्ड, अगर हर वैल्यू आर का पॉसिबल नहीं है, क्वांटाइज्ड है, सो एज ओमेगा, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। जो ओमेगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस आ रहा है, ठीक है, वो हर फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, डिस्क्रीट आ रहा है। इसका मतलब आर ही डिस्क्रीट है, हर रेडियस पॉसिबल नहीं है, क्वांटाइज्ड। तो अब सवाल है, अब सेकेंड आता है बोर्स पोस्टुलेट। वो क्या, तो स्कूल एग्जाम में आया है तो पहला एक्सप्रेशन ये लिखोगे, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब कहानी बयां करने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब ठीक है। पहला एक्सप्रेशन ये लिखोगे स्कूल, और सेकेंड एक्सप्रेशन बोर्स पोस्टुलेट। ये क्या बता रहा है देखो, और इसमें भी क्या लिखना है ये समझ लो। बोर्स पोस्टुलेट ने क्या, बोर्स ने क्या बताया कि कोई भी आर रेडियस में मान लेते हैं ये है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, ये था गड़बड़ हो गया, रुको। बोर्स ने ये बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कुछ किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। इसने बताया बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे,
whose radius is quantized, जिसका रेडियस क्वांटाइज्ड, ठीक है, ओके। और उस ऑर्बिट में जैसे मान लेते हैं, उसको हम नाम दे दिए, मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड है, तो R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, सो ऑन Rn होगा। मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट में है, तो क्या कहानी होगा ये देखो बोर्स के हिसाब से। मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट में है, nth ऑर्बिट में है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा 2 पाई Rn, दिस इज पेरीमीटर, ठीक है, वो होगा n टाइम्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब जो पेरीमीटर पूरा जो है वो इंटीग्रल टाइम्स उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ nth ऑर्बिट का में पूरा हो जाएगा। ये पोस्टुलेट है उसका। ये नहीं कि जैसे मान लो 5th ऑर्बिट में है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का 5 वेवलेंथ पूरा होगा रेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। मतलब अगर वो nth ऑर्बिट में है, 5th ऑर्बिट में, तो कुछ पेरीमीटर होगा, वो पेरीमीटर 5 वेवलेंथ से के बराबर होगा। हाँ यस, ठीक है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ nth ऑर्बिट, पेरीमीटर ऑफ nth ऑर्बिट, दिस इज n टाइम्स de Broglie wavelength in that orbit, in that orbit, ठीक है। ये एक्चुअल उसका पोस्टुलेट है, तो इससे क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो स्कूल एग्जाम में ये नहीं लिखना, ये कंपटीशन के लिए समझना है। स्कूल एग्जाम में क्या लिखना है ये देख लो। तो 2 पाई Rn, ठीक है, इक्वल टू n बाय h बाय p, h बाय p, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या लिखेंगे, mv, अच्छा p इक्वल टू लिखिए mv, और v इक्वल टू लिखेंगे ओमेगा r, ठीक है, ओमेगा r, v इक्वल टू ओमेगा r लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से आ गया देखो m ओमेगा आर एन कर दो, तो m आर एन स्क्वायर इंटू ओमेगा, m आर एन स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, ठीक है। और एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज एंगुलर स्पीड। तो क्या होता है बताओ, दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा nh बाय 2 पाई, ठीक है। मतलब उसने एक तरह से, तुम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो स्कूल एग्जाम में, लेकिन हम समझाने के लिए पूरा बता दिए ये, ठीक है। यानी एंगुलर मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू होगा h बाई 2 पाई, उसके नेक्स्ट कितना होगा 2h बाई 2 पाई, 3h बाई 2 पाई, सो ऑन। और h का वैल्यू आपको पता है, तो ये करके हम मिनिमम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम अगर इसको हम वहां पे पुट किए, देखिए देखो, इसको हम क्या किए, इस इक्वेशन में पुट किए। हम लोग जानते थे ओमेगा इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय क्या था 4 पाई, बताइए, एप्सिलॉन एम आर क्यू पावर हाफ, ओमेगा इक्वल टू पहले ऑर्बिट से। और ओमेगा का वैल्यू हम यहां से अगर हम सेट कर दें तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, देखो ओमेगा उधर ले गए तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, देखो यही देख लो, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, एन एच बाय 2 पाई एम आर स्क्वायर। देखो एन एच बाय 2 पाई एम आर स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन से ये सेकेंड इक्वेशन से, समझ में आया।
ये आया पहला इक्वेशन से, और ये कहां से आया? सेकेंड इक्वेशन से, बोर्स पोस्टुलेट से। अब देखो मिल गया, यहां से स्क्वायर करो तो ZE² / 4 πε इक्वल टू n²H²/4 π²m²R4। ठीक है, तो देखो यहां से हम पहला टर्म क्या लिखते हैं, 4 4 कट कर दिए, पाई पाई हटा दिए, एम एम हटा दिए, आर क्यू से एक आर हटा दिए, तो आर इक्वल टू जो मिला, क्या टर्म मिला, देखो कैसे क्वांटाइजेशन शुरू हो रहा है। आर को उधर ले जाओ, n² / Z H² πm, इधर एप्सिलॉन गया, एप्सिलॉन इधर गया, H² πm और E² नीचे, यस। यानी पहले हम क्वांटाइजेशन शुरू कर रहे हैं, वैसे तो एंगुलर मोमेंटम से दिख रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड, रेडियस। रेडियस क्वांटाइज्ड है, जो पोर्स ने पोस्टुलेट दिया था। ठीक है, n है ऑर्बिटल नंबर, z है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये टर्म जो है देखो r इक्वल टू, देख लो ये टर्म जो है, ये सब जो है ये कांस्टेंट हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, पाई पता है, एम पता है, ई पता है, सब वैल्यू पता है। इसका वैल्यू अगर सेट करते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू ऑलमोस्ट आता है 0.53 एंगस्ट्रम, 529 एंगस्ट्रम, 53 एंगस्ट्रम आता है। ठीक है, चाहो तो यूनिट चेक कर सकते हो पुट करके, यही होगा। ठीक है, कई बार डायमेंशन में ये क्वेश्चन दे देता है, इसका डायमेंशन क्या होगा। अब जिसको एक्सप्रेशन इतना बारीकी से किया, फट से कर देगा, नहीं तो करते चलो डायमेंशन हो जाएगा, 5 मिनट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आर जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो nth ऑर्बिट का, वो डिपेंड कर रहा है n² / Z इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, ये है। तो अगर हम हाइड्रोजन ऑर्बिट का फर्स्ट का लें रेडियस, तो n का वैल्यू 1 हाइड्रोजन का, z का वैल्यू 1 और 0.53 एंगस्ट्रम, मतलब पहला ऑर्बिट का 0.53 एंगस्ट्रम। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, इसी को बोलते हैं फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ठीक है, पॉइंट मतलब हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट का रेडियस इतना है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गया रेडियस का पूरा ऐसा लिख सकते हो, n² / Z RH1, ये है रेडियस का एक्सप्रेशन। क्लियर है? ओके, रेडियस क्वांटाइज्ड। ठीक।